के बारे में उतना बात नहीं होता, बहुत अनकॉमन फॉर्म है, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये बहुत सारे एसएससी के लिए, बहुत सारे पर्सन के लिए एलिजिबल है। इतना सारा पर्सन देख लीजिए, फॉर्म, एलएलपी, एओपी, पीओआई, एजीपी एंड सो ऑन की इतना देखते आप और मुझको सबको चक्कर आने लग जाएंगे आपको। तो ये सब देख लीजिएगा, ये आप पढ़ लीजिएगा। मेन अगर आपको याद रखना है तो आप याद रखिए फॉर्म, एलएलपी, एओपी, पीओआई, ठीक है, या फिर कोई एजीपी या सोसाइटी जो होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में अगर रजिस्ट्रेशन या उस पे मतलब सोसाइटीज एक्ट के अंडर अगर आप रजिस्टर नहीं आता सोसाइटी, तो आपको आईटीआर 5 बनना चाहिए। लेकिन आईटीआर 5 के बारे में उतना बात नहीं होता, बहुत अनकॉमन फॉर्म है, क्योंकि ये जो फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट आप इस आईटीआर 6। अब आईटीआर 6 हम लोग को पता है किसके लिए होता है, कंपनीज के लिए होता है। इसमें अलग से ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें वही कंपनी आएगा, इंडियन कंपनी, मतलब मोटा मोटी करके आपका कंपनी ही आएगा। इंडियन कंपनी बोल लो चाहे फॉरेन कंपनी माना गया है, तो भी वो आईटीआर 6 ही भरेगा। नाउ लास्ट आईटीआर दैट इज आईटीआर 7। आईटीआर 7 कौन भरेगा? आईटीआर 7 वो लोग भरेगा जो लोग बाकी कोई फॉर्म नहीं भर पा रहा है, ठीक है। देख लीजिए, एप्लीकेबल फॉर पर्सन्स इंक्लूडिंग कंपनीज हु आर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन, ठीक है। कौन से? सारे कंपनीज को आईटीआर 6 नहीं करना है, कुछ कंपनीज ऐसे हैं जिनको इन सेक्शन के अंदर, कौन से सेक्शन के अंदर हम लोग नीचे देखेंगे, इन सेक्शन के अंदर आईटीआर 7 भरने के लिए बोला गया है, तो वो आईटीआर 7 बोलेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे पर्सन भी है जिनको उन सेक्शन के अंदर बोला गया रिटर्न भरने के लिए, तो वो लोग क्या है, वो लोग आईटीआर 7 भरेंगे। अब ये सोच के देख के तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऑफ कोर्स ये बोल रहा है कि समझ में नहीं आया, लेकिन सुनकर अच्छा लगा। आई होप कि आप लोगों को भी सुनकर अच्छा लगा होगा, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको, डोंट वरी। तो सबसे पहला सेक्शन क्या है? सेक्शन 139 सेक्शन 4A क्या बोलता है? इनकम डायरेक्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट होली और पार्ट फॉर चैरिटेबल रिलीजन, मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट अल्टीमेटली सपोज आपका कोई कंपनी है जो कि चैरिटेबल ट्रस्ट का इंटरेस्ट छोड़ करता है और उसके प्रॉपर्टी से आपको कोई इनकम हुआ है, चैरिटेबल ट्रस्ट का कोई जमीन है आपने रेंट पर चलाते हैं, उसका आपको कोई इनकम हुआ है, तो इन दैट केस आपको आईटीआर 7 भरना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 139 सेक्शन 4D। क्या होता है? कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर है तो वो कौन सा फॉर्म भरेगा? तो आईटीआर 7 भरेगा। सेक्शन 139 सेक्शन 4C, सेक्शन 139 सेक्शन 4C क्या बोलता है कि ऐसे बहुत सारे एंटिटीज है, सेक्शन 10 में जो बोला गया है, न्यूज एजेंसीज हो गया, रिसर्च एसोसिएशन हो गया, ये सब एंटिटीज जो है वो आईटीआर 7 भरेंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज 139 सेक्शन 4D। 4D क्या बोलता है? यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज हो गया या अदर इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 35 में बोला गया है, वो सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो आईटीआर 7 भरेंगे। तो ना हम लोग बात करते हैं कि आईटीआर कौन सा भरेंगे, वो तुम लोग जानिए। अब इसका ड्यू डेट क्या है? कब भरेंगे आईटीआर? तो हम लोग का 3 ड्यू डेट होता है। कितना ड्यू डेट होता है? 3 ड्यू डेट, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर एंड लास्टली 31 जुलाई। तो 31 अक्टूबर किसके लिए, 30 नवंबर किसके लिए, 30 जुलाई किसके लिए, 31 जुलाई किसके लिए हम लोग देखेंगे। 31 अक्टूबर हम लोग को पता है कंपनीज के लिए होता है, या फिर वो सारे पर्सन जिनको ऑडिट करना पड़ता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। या नाउ टाइप्स ऑफ रिटर्न जो हम बताए थे कि फॉर्म्स हम लोग सीख लिए, ड्यू डेट हम लोग सीख लिए। अब जो लास्ट थिंग है वो है टाइप्स ऑफ रिटर्न। क्या रिटर्न का टाइप होता है? सबसे पहला रिटर्न टाइप होता है ओरिजिनल रिटर्न। अब ओरिजिनल रिटर्न क्या होता है? ओरिजिनल रिटर्न का सेक्शन है 139 सबसेक्शन 1। ड्यू डेट क्या है इसका? जो कि ड्यू डेट हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये सारा ड्यू डेट, ठीक है। जिस पर्सन के लिए जो ड्यू डेट एप्लीकेबल है, उसी ड्यू डेट में ओरिजिनल रिटर्न वो पर्सन फाइल करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एज पर द ड्यू डेट ऑफ द पर्सन, मतलब जिस पर्सन के लिए जो ड्यू डेट लिखा गया है उस ड्यू डेट तक ओरिजिनल रिटर्न फाइल होगा। रिटर्न ऑफ लॉस क्या है? सबसे पहले रिटर्न ऑफ लॉस का जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 139 सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 में क्या बोलता है कि अगर आपका कोई लॉस है, मतलब आपका लॉस रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो भी आपको ड्यू डेट पे फाइल करना है। कौन सा डेट? ओरिजिनल ड्यू डेट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेम एज ओरिजिनल ड्यू डेट, सेम एज अबव लिख देता मैं फिलहाल के लिए, सेम एज अबव। इसका मतलब क्या हुआ? आपका रिटर्न ऑफ लॉस जो है वो भी आपको ओरिजिनल ड्यू डेट के अंदर ही फाइल करना है। मतलब अगर रिटर्न ऑफ लॉस क्यों फाइल करेंगे? आपका जो लॉस आ रहा है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। कैरी फॉरवर्ड क्यों करना है? क्योंकि अगले साल आपका इनकम होगा, उससे आप सेट ऑफ करोगे, आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आपको रिटर्न ऑफ लॉस टाइमली फाइल नहीं करेंगे तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, अगले साल आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये रिटर्न ऑफ लॉस का ड्यू डेट भी सेम एज रिटर्न ऑफ ओरिजिनल इनकम। रिवाइज रिटर्न क्या होता है? रिवाइज रिटर्न सेक्शन है 139 सबसेक्शन 5, ठीक है। मतलब सपोज आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दिया, अब उसमें कुछ गलती हो सकता है, बाद में पता चला हम लोग कुछ गलती हुआ है, तो इनकम टैक्स बोलता है भाई गलती किससे नहीं होता है, गलती सबसे होता है।
तो अगर आपको रिटर्न में कुछ गलती हुआ है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो अंडर सेक्शन 195। इसका ड्यू डेट क्या होता है? इसका ड्यू डेट होता है 31 दिसंबर। कौन सा? असेसमेंट ईयर का। मतलब अगर आपका असेसमेंट ईयर 24-25 है तो आपका ड्यू डेट क्या हो जाएगा? तो आपका ड्यू डेट हो जाएगा 31 दिसंबर 2024। फिलहाल की अभी हम लोग असेसमेंट ईयर 25-26 में है, तो अपने रिवाइज रिटर्न का ड्यू डेट क्या हो जाएगा? तो अपने रिवाइज रिटर्न का डेट होगा 31 दिसंबर 2025। ओके, गेट इट? नाउ बी रेटेड रिटर्न, इसका सेक्शन है 139 सबसेक्शन 4। ये क्या बोलता है? ये बोलता है मतलब इनकम टैक्स पोर्टल, इनकम टैक्स को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है कि अपने इंडियन है, अपने साथ लेट होता ही है। तो इसलिए गवर्नमेंट बोलता है कि अगर आप ओरिजिनल रिटर्न ड्यू डेट से पहले नहीं फाइल कर पा रहे हो तो आपको हम एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, आप बी रेटेड रिटर्न कर दो। राइट? तो बी रेटेड रिटर्न का ड्यू डेट क्या है? ये सेम है, जवाब लिख देता हूं मैं, क्योंकि बी रेटेड रिटर्न का भी ड्यू डेट यही है 31 दिसंबर ऑफ द ईयर। मतलब आपका ईयर का दिसंबर मंथ के 31 तारीख तक आपको भरना पड़ेगा आपका बी रेटेड रिटर्न। नाउ आपका लास्ट रिटर्न जो बच रहा है दैट इज अपडेटेड रिटर्न। अब ये थोड़ा सा स्पेशल है। अपडेटेड रिटर्न का सेक्शन है आपका 139 सबसेक्शन 8A। ये क्या बोलता है? इसका पहले मैं ड्यू डेट आपको बताता हूं, लेकिन इसको पहले समझते हैं क्या है। अपडेटेड रिटर्न क्या होता है? अपडेटेड रिटर्न मतलब आपका जो रिटर्न है आपको रिवाइज एक बार ही कर सकते हो। अपडेटेड मतलब रिटर्न को अपडेट करना। मतलब क्या होता है कि आपने ओरिजिनल रिटर्न भर दिया या फिर नहीं भरा, फिर भी आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है कि आपका जो लॉस है, अगर आपका पुराने रिटर्न में लॉस था ओरिजिनल रिटर्न में, तो आपका वो लॉस ज्यादा नहीं बनना चाहिए, मतलब लॉस बनना नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर आप नहीं भर सकते। सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि आपका जो प्रॉफिट था, अगर आपका प्रॉफिट था ओरिजिनल रिटर्न में, तो प्रॉफिट कम नहीं हो सकता है, वरना आप नहीं भर पाओगे। थर्ड क्या है? अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न नहीं भरा था तो भी आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक ही कंडीशन है कि आपका जो रिटर्न का टैक्स अमाउंट है वो पेएबल आना चाहिए। अगर आप रिफंड क्लेम करने के लिए अपडेटेड रिटर्न भरते हो तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल रिफंड क्लेम करने नहीं देगा, आपको रिटर्न भरने नहीं देगा। अब इसके ड्यू डेट पे बात करते हैं। इसका ड्यू डेट है 2 इयर्स। सर 2 इयर्स मतलब? 2 इयर्स मतलब आपका ओरिजिनल रिटर्न का जो ड्यू डेट है, ओरिजिनल रिटर्न का ड्यू डेट से 2 साल तक आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। अब ये करंट ईयर के लिए 2 साल जो है करंट ईयर कौन सा है अपना? AY 25-26। AY 25-26 के लिए 2 साल है, लेकिन जो अपकमिंग AY होगा, क्योंकि जो नया बजट आया है हम सबको पता है, उसमें ये AY 26-27 के लिए हो गया है मेरा 4 साल। मतलब मैं 4 साल तक मेरा ड्यू डेट खत्म हो गया, उसके आगे अगले 4 साल तक अपडेटेड रिटर्न भर सकता है। अब इसमें कुछ कंडीशन है, गवर्नमेंट तुमको रिटर्न मिलने दे रहा है अपडेटेड रिटर्न, मतलब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, एक्स्ट्रा टैक्स लेगा, तो यस तुम्हारा जो भी टैक्स पेबल आएगा, टैक्स पेबल, टैक्स प्लस इंटरेस्ट करके जो एग्रीगेट टैक्स लायबिलिटी आएगा तुम्हारा, इसके ऊपर तुमको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना? 25%। 25% तब जब तुमने 12 मंथ्स के अंदर अगर रिटर्न भर दिया तो, मतलब 12 मंथ्स के अंदर मतलब रिटर्न का ड्यू डेट उसके अगले 12 मंथ मतलब 1 साल के अंदर अगर तुमने रिटर्न भर दिया तो 25% देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर 1 साल के अंदर नहीं भरा तुमने, अगर 1 साल के अंदर नहीं भर पाया तो 24 मंथ के अंदर भरोगे। तो 24 मंथ के अंदर अगर भरते हो तो तुमको कितना देना पड़ेगा? तो तुमको देना पड़ेगा 50% ऑफ टैक्स लायबिलिटी। गेट इट? और 4 साल के लिए क्या आ गया है? यही और कंटिन्यू करो। 36 मंथ के अंदर अगर भरोगे तो तुमको देना पड़ेगा 60% ऑफ टैक्स लायबिलिटी, और अगर 48 मंथ के अंदर भरते हो तो तुमको देना पड़ेगा कितना? 70% ऑफ द एग्रीगेट टैक्स लायबिलिटी। एग्रीगेट टैक्स लायबिलिटी मतलब इंटरेस्ट, मतलब टैक्स प्लस इंटरेस्ट, उसका 25%, 50%, 60%, 70%। दैट वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रिटर्न। यहाँ पे हम लोगों का थ्योरी पार्ट खत्म होता है। मैं अगले सेशन में आपका जो प्रैक्टिकल पार्ट बोलूंगा। थैंक यू सो मच।